Hello, this is a video lecture on power engineering and refrigeration for 5th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Sharode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This video lecture is on 5th chapter, that is refrigeration and air conditioning, and today's topic for this video lecture is refrigeration cycle. First of all, let's discuss about learning outcome. After completion of this video lecture, the learner will be able to sketch Carnot cycle and vapor compression cycle with the given type of PV, TS and pH diagram. तो सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो थेरोटिकल साइकिल है कार्नोट साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इन साइकिल्स को पीवी, टीएस और पीएच डायग्राम के ऊपर उसको मार्क करेंगे, उसके पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो होता है, जिसको हम वीसीआरएस सिस्टम भी बोलते हैं, वो किस तरह से काम करता है। सो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो यहाँ जो सबसे पहले मैप हो रहा है वो है PO1 बेसिक नॉलेज। तो इस वीडियो लेक्चर को देखकर आपका बेसिक नॉलेज इंप्रूव होने वाला है। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज यानी बेसिक साइंस, मैथ और इंजीनियरिंग साइंस का जो बेसिक नॉलेज है वो आपका इंप्रूव होगा, इसीलिए PO1 यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद जो टॉपिक है वो कोर इंजीनियरिंग टॉपिक है, तो इसीलिए PO2 यहाँ पर मैप किया है, दैट इज डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, दैट इज सॉरी PO3, दैट इज इंजीनियर एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। सो PO3 यहाँ पर क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम बनाने की, ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है वीसीआरएस सिस्टम का। 3 हमने मैप किया है। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो रेफ्रिजरेटर इज अ टूल एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि कॉम्प्रेसर है, इवेपोरेटर है, हीट एक्सचेंजर्स है। सो दैट्स व्हाई PO4 यहाँ पे हमने मैप किया है। PO6 मैप किया है, दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, आरएसी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, इट डायरेक्टली मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो इसीलिए एनवायरमेंट को यहाँ पर हमने मैप किया है। देन PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आपको इंडिविजुअली पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक को समझना है, एक्सप्लेन करना है, और ग्रुप में इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। PO9 आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो इसीलिए PO9 मैप किया है। PO10 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर करियर, सो दैट्स व्हाई PO10 हमने यहाँ पर मैप किया। उसके बाद आता है PSO2 और PSO3। तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस यानी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए PSO2 और PSO3 को भी यहाँ पर मैप किया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हमने जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, तो हमने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा था। हमने कार्नोट साइकिल को अप्लाई किया था हीट इंजन के ऊपर। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हीट इंजन का जो रिवर्स है प्रोसेस, दैट इज परफॉर्म्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी हीट इंजन का उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर में। तो इसीलिए कार्नोट साइकिल भी रिवर्स्ड की जाती है, और रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज अप्लीकेबल टू रेफ्रिजरेटर। अगेन हमेशा याद रखिए, जैसे कि हमने आईसी इंजन में के टाइम पे कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा था, इट इज अ थेरोटिकल साइकिल। एक्चुअल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसके बेसिस पे काम नहीं करते, इट इज ओनली फॉर अ रेफरेंस पर्पस। अब देखिए हीट इंजन में क्या था, यानी नॉर्मल कार्नोट साइकिल में क्या था कि आप
जो एनर्जी है उसको हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे हो, यानी हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और जब ये चीजें हो रही है तो एक हीट इंजन काम करता है और आपको वर्क डन मिलता है। सो वर्क डन वहां पर आउटपुट आ रहा था, यहां उसका पूरा उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, आप टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई कर रहे हो, और ये काम अपने आप नहीं होगा क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं, नेचर से ऑपोजिट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपको वर्क डन सप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, हीट इंजन का पूरी तरह से उल्टा। तो इसीलिए कार्नोट साइकिल हीट इंजन पे एप्लीकेबल होती है, और ये कैसी होगी, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। प्रोसेस जारी रहेगी, डायग्राम भी वैसे ही रहेंगे, पीवी और टीएस डायग्राम, पर साइकिल शुरू अलग जगह पे होगी, इसका जो फ्लो होगा वो उल्टा होगा। क्लियर है? तो देखिए आगे देखते हैं पीवी और टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीवी डायग्राम सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो हीट साइकिल थी, जो बेसिक साइकिल थी यानी कार्नोट साइकिल थी, उसका फ्लो ऐसे होता था कि प्रोसेस यहाँ से शुरू होती थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर यहाँ पे। पर ये कैसे जा रही है, उल्टी जा रही है, इसीलिए इसको रिवर्स कार्नोट साइकिल बोला जाता है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में फिर से वही 4 प्रोसेस है। डायग्राम देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, पर नंबरिंग पे ध्यान दीजिए, और फ्लो देखिए साइकिल का कैसे हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो जहां पे खत्म हो रही है वहां से उल्टा प्रोसेस में जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले 1 to 2 प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन यानी दिस इज अ एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। जब आप कॉम्प्रेशन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप जो वेपर है उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो। तो जब कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, at the same time temperature will go on to increasing from 1 to 2. during this process no heat transfer will be takes place, क्योंकि ये कैसी है, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है। उसके बाद आती है 2 to 3 प्रोसेस, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आगे क्या होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन मतलब क्या है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसलिए देखिए 2 से 3 में क्या है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद प्रोसेस होती है 3 to 4। 3 to 4 प्रोसेस क्या रही है, एक्सपांशन प्रोसेस हो रही है। एक्सपांशन में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सो दिस थर्ड प्रोसेस इज अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यानी एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो यहाँ पे आपको लोअर टेम्परेचर मिलता है। उसके बाद आते हैं 4 to 1। 4 to 1 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या हो रहा है, 4 to 1 प्रेशर कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा, कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो दिस इज द फोर्थ प्रोसेस। सेम प्रोसेस है पर इनका फ्लो क्या है, उल्टा हो गया है। यहाँ पर भी दो चीजें होगी, एक जगह पे हीट एडिशन होगा और हीट रिजेक्शन होगा। सो जब कॉम्प्रेशन हो रहा है तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वर्क ऐड कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी वर्क ऐड करेंगे। यहाँ क्या होगा, जो प्रोसेस है 4 to 1, यहाँ पर हीट जो होंगी वो सिस्टम में ऐड करेंगे हम लोग, और इस प्रोसेस में उस हीट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ कार्नोट साइकिल। Now, let's learn about how to calculate the COP of reversed Carnot cycle. So basically दो प्रोसेस के बारे में हमको फोकस करना है। सबसे पहली प्रोसेस है हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब क्या है, QA। और हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, MRT log टू द बेस V2 अपॉन V1। तो ये हीट एब्जॉर्ब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हीट रिजेक्टेड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका नेट वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू नेट विल बी इक्वल्स टू क्यू आर माइनस क्यू ए। सो इस तरीके से हम लोग कार्नोट साइकिल का वर्क कैलकुलेट
कर सकते हैं। और आगे इसको क्या करेंगे हम लोग, सीओपी। सीओपी कैसे निकलेगा, क्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो सीओपी इज द बेसिक रेशो ऑफ हीट एडिशन डिवाइड बाय नेट वर्क डन, एंड इट विल बी, जब आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे ये फॉर्मूले यूज करके, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो यहाँ याद रखिए, जब भी आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है, रेफरेंस है। किसी भी रिवर्स रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो उसका जो सीओपी रहेगा, वो सीओपी मैक्सिमम कब रहेगा, जब वो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा। तो जैसे कि इंजन में हमने रेफरेंस लिया था कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में हम लोग रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है, दैट विल बी अ रेफरेंस। अगर किसी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी ये रिवर्स्ड कार्नोट के सीओपी से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो पॉसिबल, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सीओपी सबसे पहले रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के बेस पे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल एफिशिएंसी के, एक्चुअल सीओपी के साथ में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, याद रखने लायक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो T2 है दैट विल बी लोअर टेम्परेचर। साइकिल में जब सबसे लोअर टेम्परेचर जो आता है, लोअर टेम्परेचर जो आता है वो रहेगा ये T2, एंड T1 विल बी हाईएस्ट वन। सो याद रखना है कि ये T2 सबसे बड़ा वाला टेम्परेचर और T2 विल बी लोएस्ट टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल की सीओपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने थेरोटिकल साइकिल के बारे में पढ़ा, यानी थेरोटिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ा, यानी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा। पर एक्चुअल में जो साइकिल वर्क करती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। जब भी हम साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी जो एक के बाद एक लगातार काम एक साइकिल में काम करेगी। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस होती है। जो वो प्रोसेस क्या क्या होंगी, इवेपोरेशन, कॉम्प्रेशन, कंडेंसेशन और थ्रॉटलिंग एंड एक्सपांशन। So these four are the process which are performed in any refrigeration cycle. तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये 4 प्रोसेस होगी। प्रैक्टिकली अगर देखी जाए तो जो हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट होते हैं वो इन बेसिक साइकिल पे काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो होती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये सबसे कॉमन है। तो हमारे मैक्सिमम मोर देन 80% जो इक्विपमेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेशन के, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करते हैं। उसके बाद आता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये भी एक साइकिल है जिसके ऊपर आपके कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करते हैं। तीसरा होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, एंड द लास्ट वन इज स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये जो साइकिल्स है, बाकी के जो लास्ट वाले 3 की बात अगर हम करें तो इनका जो एफिशिएंसी होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट वर्क ऑन दी VCRS साइकिल। सो दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग VCRS यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उस साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। Now let's learn about a vapor compression refrigeration cycle or a system. हम लोग यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी VCRS सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बेस पे काम करता है। Now, according to सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आप कोल्ड रिजर्वायर से यानी रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे सप्लाई करते हैं रिजर्वायर एट वार्म टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर। और ये करने के लिए आपको वर्क डन सप्लाई करना पड़ता है, और ये काम जिस इक्विपमेंट से होता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे हमने इस चीज को और ज्यादा इलाबरेट किया और ज्यादा जूम किया।
अगर आप इसको और डिटेल में देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर में 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 4 कंपोनेंट्स के नाम होते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवेपोरेटर। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 बेसिक प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, और वो 4 प्रोसेस होती है इवेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसर और एक्सपांशन। अब देखिए 4 प्रोसेस के हिसाब से यहां पर 4 इक्विपमेंट है। इवेपोरेटर जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, कंप्रेशन प्रोसेस कंप्रेसर में होती है, कंडेंसर में कंडेंसेशन होगा, और एक्सपांशन वॉल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपांशन प्रोसेस। सो किसी भी वीसीआरएस सिस्टम में ये 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वॉल्व। अब देखिए वर्किंग कैसे होती है। हमारा काम क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम है कि लोअर टेम्परेचर पे जो स्पेस है, जो मटेरियल है या प्रोडक्ट है, उसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करना। तो इवेपोरेटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे QL, क्योंकि हीट कहां से है, लोअर टेम्परेचर से। ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेटर एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो सिस्टम रहता है, इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो साइकिल में चलते रहता है, कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, और वो जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। तो यहां वर्किंग सब्सटेंस या रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है इवेपोरेटर में। हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेपर्स जाते हैं कॉम्प्रेसर में, और कॉम्प्रेसर क्या करता है, उसको कॉम्प्रेस करता है। तो वेपर को यहां पर कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेस कर देता है। अब कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, कॉम्प्रेस करना है, तो आपको वर्क डन ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए वर्क इन होता है। यानी दिस इज दी वर्क इनपुट या पावर इनपुट विच इज सप्लाइड टू रेफ्रिजरेटर। उसके बाद ये जो कॉम्प्रेसर, ये जो वेपर है जो कॉम्प्रेस्ड हो चुका है, ये जाता है कंडेंसर में। इवेपोरेटर में वो हीटअप हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, कॉम्प्रेसर में उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर कंडेंसर में जाता है, और यहाँ पे उसके अंदर की हीट को हम लोग एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो हाई टेम्परेचर है वो कहाँ पे जा रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। वो हीट जब हम एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं QH। और ये जो वेपर है अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की हीट हमने रिमूव कर दी। और फिर वो आता है एक्सपांशन वॉल में, यहां पर वो लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर उसका कम हो गया है, प्रेशर भी हमने उसका बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ एक्सपांशन वॉल में आने के बाद उसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं, यानी उसको एक्सपांड कर रहे हैं, और ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यूस चलती है। वो जो लिक्विड है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में, वर्किंग मीडियम लिक्विड फॉर्म में सप्लाई होता है इवेपोरेटर को, एंड दिस साइकिल अगेन गोज ऑन continue again and again. So this is the working of any refrigerator. सिस्टम कौन सा है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VCRS। तो VCRS सिस्टम इस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि किसी भी VCRS सिस्टम में मेन कंपोनेंट होते हैं इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग फ्लूइड, बिना वर्किंग फ्लूइड के ये सिस्टम काम नहीं करता। वर्किंग फ्लूइड यानी रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कैसा है, ये ब्लड है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। रेफ्रिजरेंट इज द ब्लड ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो इसीलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हो गया VCRS सिस्टम। तो ये साइकिल है किस तरह से काम कर रही है हमने देखा। इस साइकिल को हम लोग डिनोट करेंगे 2 डायग्राम में। सबसे पहले हम लोग इसको पीएच डायग्राम पे डिनोट करेंगे, जिसको आप बोलते हैं प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, और दूसरा टीएस डायग्राम यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो देखिए सबसे पहला जो है पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले ये लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज अ फेज
सेपरेशन लाइन। फेज सेपरेशन मतलब क्या है कि ये लाइन के इधर जो फेज है, ये वाला जो फेज दिखाई दे रहा है, दिस इज लिक्विड फेज। और इस लाइन के इस साइड में, राइट साइड में जो फेज होता है, दैट फेज इज अ वेपर जोन। और इसके बीच की जो जगह होती है, इट इज अ वेट जोन, यानी यहाँ पर वेपर भी होगा और लिक्विड भी होगा, तो ये मिक्स जोन होता है। ये कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा, जब भी आपने स्टीम जनरेशन पढ़ा होगा उस तरह से ये कंसेप्ट होता है। सो यहाँ पे देखिए प्रोसेस शुरू कहाँ से हो रही है, कॉम्प्रेशन से। 1 to 2 कहाँ पे हो रहा है, कॉम्प्रेसर में हो रहा है। तो 1 to 2 में कॉम्प्रेस हो रहा है, तो वेपर देखिए कहाँ है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर है। ये लाइन पे जो भी रहेगा वो वेपर रहेगा, इधर लाइन पे जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा, पूरी तरह से लिक्विड। यहाँ पूरी तरह से गैस, और बीच में रहा तो मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ड्राई वेपर है। ये ड्राई वेपर को हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो वर्क क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो 1 to 2 कॉम्प्रेशन होता है। उसके बाद 2 से 3 पे, 2 से 3 पे कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन हो रहा है। 2 to 3 इज कंडेंसेशन, यानी हीट इज रिमूव्ड। सो 2 to 3 इज कंडेंसेशन, हीट रिमूव हो गई, QH, हीट रिमूव्ड। फिर 3 to 4 प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, एक्सपांशन वाले ने क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो ये एक्सपांड हो रहा है गैस, तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंथैल्पी भी जैसे के वैसे ही रहेगी। सो दिस इज परफॉर्म्ड इन एक्सपांशन वाल। उसके बाद आता है 4 to 1। 4 to 1 क्या हो रहा है, इवेपोरेटर, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रेशर जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी यानी टोटल हीट, तो एंथैल्पी बढ़ रही है। तो ये होता है पीएच डायग्राम। इसी प्रोसेस को अगर आपने टीएस डायग्राम पे मेंशन किया तो अगेन देखिए सिंपल है, सैचुरेशन लिक्विड लाइन है यहाँ पर, ये सैचुरेशन लाइन के इस साइड में क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड, और इधर आपको मिलेगा सैचुरेटेड वेपर। तो यहाँ पे वेपर और ये लाइन और बीच का मिक्सचर। फिर से देखिए प्रोसेस 1 to 2 क्या है, वर्क इन कहाँ हो रहा है, कॉम्प्रेसर में। कॉम्प्रेसर में हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हीट ट्रांसफर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद प्रोसेस 2 से 3 तक क्या होगा, कंडेंसेशन, पहले टेम्परेचर कम होगा और फिर वेपर, देखिए यहाँ पे वेपर फॉर्म में है, टेम्परेचर कम हुआ वेपर का, उसके बाद पूरा वेपर हो गया, और फिर इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देखिए यहां से यहां तक है तो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए ड्राई, ये सुपरहीटेड वेपर, यहाँ पे ड्राई वेपर, ये मिक्सचर, और फिर कहाँ पे आ गया आपका लिक्विड, यानी पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 में क्या हो रहा है, 3 से 4 में एक्सपांशन, प्रेशर कम हो रहा है तो एंथैल्पी भी और एंट्रोपी भी कम होगी। उसके बाद आता है 4 to 1, इट इज इवेपोरेटर। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये लास्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन। और किसी भी रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है, जो ठंडी चीजें कर रहा है, जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होती है, वो यहाँ पर प्रोवाइड होती है 4 to 1 में, यानी इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज 4 to 1 इज नथिंग बट दी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। यहाँ से यहाँ तक आपको ये लाइन का अगर वैल्यू आपको पता चल गया तो कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 से 2 की अगर वैल्यू मिल गई आपको, तो आप क्या पता कर सकते हो कि कितना आपने वर्क डन सप्लाई किया है, वो आपको पता चल जाता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, दिस इज अ जनरल वर्किंग। Now, in this diagram, we can see the working of vapor compression refrigeration cycle. देखिए 1 to 2 जो प्रोसेस है वो है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन है, मैकेनिकल कॉम्प्रेशन हो रहा है, आपको पावर सप्लाई करना पड़ेगा, वर्क टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हीट आउट होंगी, यानी कंडेंसेशन होगा। 2 से 3 में कंडेंसेशन हो रहा है, उसके बाद 3 to 4 एक्सपांशन, और 4 to 1 इवेपोरेटर। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। यही वर्किंग हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। तो इसको ऑब्जर्व कीजिए और समझिए, जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा है उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। साथ ही साथ उसको टीएस डायग्राम पे उसका क्या इफेक्ट होगा वो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है।
तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वीसीआरएस साइकिल देखा, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल देखी, वो हमने जनरल साइकिल देखी। अब अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अब जो साइकिल हमने देखी है वो थ्योरेटिकल साइकिल है। अगेन प्रैक्टिकली एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सीओपी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ चीजें करते हैं, वो होती है सुपर हीटिंग और सब कूलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर हीटिंग क्या होता है। सुपर हीटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द वेपर अबव द सैचुरेशन टेम्परेचर इन द इवेपोरेटर इज कॉल्ड एज सुपर हीटिंग। तो देखिए, हमने जब बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया था तो क्या था, वहां पे प्रोसेस वन यहाँ पे हो रही थी। देखिए, वन से टू यहाँ प्रोसेस आता था, टू से थ्री, थ्री से फोर और फोर से वन। क्यों? यहाँ पे प्रोसेस करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपका जो वेपर होता है वो ड्राई वेपर रहता है। ड्राई वेपर को आप थोड़ा देर और अगर इवेपोरेटर में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड हो जाएगा। यानी प्रोसेस देखिए नॉर्मली कैसे होने वाली है, 4 to 1 होने वाली है, पर हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 4 to 1। ये जितना एक्सटेंड करता है, जितना ये प्रोसेस एक्सटेंड होगा, उतना आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका सीओपी भी इंक्रीज होगा। तो सुपर हीटिंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, सीओपी बढ़ा सकते हैं। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो सीओपी बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे वेपर बाहर निकल रहा है तो हम उसको सुपर हीटेड होने दे रहे हैं, और ये सुपर हीटेड वेपर, यहाँ पे देखिए, सुपर हीटेड वेपर जाता है कॉम्प्रेसर में, और कॉम्प्रेसर जब सुपर हीटेड वेपर को कॉम्प्रेस करेगा तो उसको कॉम्प्रेस करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। यानी आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो बढ़ गया, पर आपका वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। तो सुपर हीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका वर्क इनपुट भी बढ़ गया, तो सीओपी में इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। पर फिर भी हम सुपर हीटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो देखिए क्यों करते हैं। सुपर हीटिंग करने से क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा, वर्क इनपुट भी बढ़ गया, यानी जो वर्क सप्लाई है वो भी बढ़ गया। और इसके कंपैरिजन में अगर आप सीओपी कैलकुलेट करने जाओगे तो सीओपी कम हो जाता है, या फिर नियर अबाउट सेम रहता है, सीओपी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्यों है फिर भी, तो ये क्यों किया जाता है, कंप्रेसर की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो सुपर हीटिंग साइकिल क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाए। कंप्रेसर की लाइफ क्यों बढ़ती है, क्योंकि अगर कंप्रेसर को वेपर में ही काम कर रहा है कंप्रेसर कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा, उसके अंदर कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड आएगा नहीं उसके अंदर। लिक्विड नहीं आता है तो कंप्रेसर हमेशा वेपर में काम करेगा, तो कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है। तो इसीलिए कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने के लिए, आपकी जो इक्विपमेंट है उनकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग सुपर हीटिंग यूज करते हैं किसी भी वीसीआर साइकिल के अंदर। क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। तो जैसे सुपर हीटिंग हमने देखा है, उसी तरह से सब कूलिंग भी की जाती है। अब सब कूलिंग में देखिए क्या किया जा रहा है। सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट बिलो कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर अ गिवन प्रेशर इज नोन एज सब कूलिंग। अब रेफ्रिजरेंट ठंडा कहाँ पे होता है, कूल कहाँ पे होता है, कंडेंस कहाँ होता है, कंडेंसर में। और उस प्रोसेस को हम डिनोट करते हैं 2 to 3। अब जब 2 से 3 में हम इसको कम कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा इससे, इससे फायदा ये होगा कि ये प्रोसेस लंबी हो जा रही है। यानी ये देखिए 3 तक प्रोसेस चल रही थी, लेकिन हमने उसको कहां तक एक्सटेंड किया, 3 तक। इतना प्रोसेस बढ़ाने की वजह से ये जो आपकी प्रोसेस है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के ऊपर। यानी आपका इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो लंबी हो जाएगी, और वो प्रोसेस लंबी होने की वजह से आपका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से सीओपी इंक्रीज होगा। तो सब कूलिंग के इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। दूसरा, वर्क इनपुट तो सेम रहेगा, सीओपी बढ़ जाएगा, और कंडेंसर की हीट रिजेक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि कंडेंसर क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। कंडेंसर ने जितना ज्यादा काम किया उतना ज्यादा इंपैक्ट आपके इवेपोरेटर को मिलेगा, प्रोसेस उसका लंबा हो जाएगा, और इस तरह से आपके जो सिस्टम है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज दिस सब कूलिंग इन VCRS cycle.
सो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सुपर हीटेड वीसीआरएस साइकिल और सब कूलिंग इन वीसीआर साइकिल, तो एक्चुअल जो वीसीआर साइकिल होता है उसमें हम दोनों को यूटिलाइज करते हैं। तो जो फाइनल डायग्राम आएगा, जैसे यहाँ पे पीएच डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो पीएच डायग्राम यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए सुपर हीटेड भी है और सब कूलिंग को भी यूज किया है। तो दोनों को यूज करने से क्या फायदा होता है, सीओपी भी इंप्रूव होता है, लाइफ साइकिल भी इंप्रूव होती है। तो यहाँ जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है, दैट विल बी द एक्चुअल पीएच डायग्राम फॉर द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो जैसा यहाँ पे डायग्राम आपको पी एच डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्राई टू ड्रॉ द सिमिलर टीएस डायग्राम फॉर एक्चुअल वीसीआरएस साइकिल here. So this is all about the VCRS cycle. सो एंड में डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर की समरी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो आपको क्या आना चाहिए, वेपर कंप्रेशन साइकिल को पीएच और टीएस डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हमने इफेक्ट पढ़े सुपर हीटिंग और सब कूलिंग के, और लास्ट में हमने देखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वीसीआरएस साइकिल। तो वीसीआरएस सिस्टम का कंस्ट्रक्शन ब्लॉक डायग्राम बनाइए, हर कंपोनेंट की डिटेल एक्सप्लेन कीजिए। सो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नाउ इन दी एंड पीओ और पीएसओ क्या क्या मैप हुआ है, तो पीओ वन यहाँ पर मैप होता है। पीओ वन होता है बेसिक नॉलेज, पीओ टू डिसिप्लिन नॉलेज मैप किया था हम लोगों ने, पीओ थ्री एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए पीएच और टीएस डायग्राम ड्रॉ करने की। इंजीनियरिंग टूल्स यहाँ पे मैप किया, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी मैप किया है। उसके बाद इंडिविजुअल एंड टीम वर्क मैप हुआ था। पीओ नाइन कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव हुआ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पीओ टेन मैप हुआ है, एंड पीएसओ टू एंड पीएसओ थ्री हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जो थे पीएसओ वन यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इस तरह से ये इस वीडियो लेक्चर की समरी थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सारी डिटेल्स पढ़ी, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, जो कंपोनेंट्स थे वीसीआरएस सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, कैसे वर्क करता है, प्रोसेस क्या होती है, वो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। जो चीज हमने यहाँ नहीं देखी वो है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या है, इस वीसीआरएस सिस्टम का ब्लड है, इट इज अ वर्किंग फ्लूइड। तो रेफ्रिजरेंट के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।